ईरान इजराइल महायुद्ध में दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर लगातार मिसाइलें और बम दाग रहा है। उधर इजराइल ईरान के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर तबाही मचाए हुए है। अमेरिका बार बार ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान से यह क्लियर कह दिया गया कि वो खामनेई का बदला लेकर रहेगा। दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों में अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट आग में जल रहा है, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ ही देर पर सीसीएस की अहम बैठक ली है। इसमें भारत की सुरक्षा चिंताओं और तैयारियों पर डिटेल में बात की गई है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी, आपको बता दें, सीसीएस की बैठक की गई है, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद थे। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर चर्चा इस मीटिंग में की गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, अभी ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। हमने ईरान के 9 शिप डुबा दिए हैं। ट्रंप की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा है। ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के 9 शिप को डुबा दिए हैं जो युद्धपोत होते हैं। ये ट्रंप का दावा है कि उन्होंने उन युद्धपोत को डुबा दिया, यानी कि ईरान के 9 शिप डुबा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रंप की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान के नेवी मुख्यालय को भी उड़ाया गया है। ट्रंप का ये बहुत बड़ा दावा है। अब आप समझिए किस तरीके से ट्रंप हर तरफ से मजबूर करते जा रहे हैं ईरान को सरेंडर करने के लिए। और खबरें ऐसी भी हैं कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई ये बातचीत अगर होनी ही थी तो पहले क्यों नहीं हो गई? बातचीत पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो काफी देर हो गई जब ये बातचीत हो रही है। लेकिन इसी बीच ट्रंप की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये दावा किया है ट्रंप ने कि ईरान के 9 शिप को डुबा दिया है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें देख लीजिए। जिस वक्त ज्वाइंट अटैक किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। और ये स्थिति बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की वहां पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लेकिन ईरान भी ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे आपका परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड एस सोई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल एसके मलिक हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जनरल सोई, सबके मन में एक ही सवाल है कि अब खामनेई के बाद आगे क्या, ईरान आगे अब क्या करेगा? देखिए, ऐसा है कि ईरान जिस प्रकार से चल रहा है कि अटैक उनके जारी है, अटैक्स में कोई कमी नहीं आई। लोगों ने सोचा था कि शायद खामनेई के मौत के बाद वहां पे एक मेंटली वो डाउन हो जाएंगे, शेकन अप हो जाएंगे, जबकि काफी टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी चली गई, लेकिन उनके अटैक्स जारी हैं। एक तो बात हो गई वो। दूसरी बात, अभी इस समय में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वहां पर इस समय में कि शांति की बात का कोई करने वाला नजर नहीं आ रहा है कि शांति कोई लेके आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध का एक माहौल बढ़ता जा रहा है। और अभी भी जैसे भी आप बता रहे हैं कि उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने नेवी के 9 शिप्स डुबो दिए हैं, तो युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व के कई देशों में हमले हुए हैं अमेरिका की बेसिस पर। हालांकि ईरान का ये कहना है कि वो मध्य पूर्व के उन देशों के खिलाफ नहीं है, वो अमेरिका की बेसिस के खिलाफ है। और जो सिविल इलाकों में हमले हुए हैं उनका कहीं वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि शायद एक कोलेटरल डैमेज है या फिर मिसगाइडेड है। तीसरी बात यह है कि इस समय में ये जो अटैक हो रहे हैं मध्य पूर्व के देशों में, कई बार मुझे डेस्परेट भी लग रहे हैं, क्योंकि जब टॉप लीडरशिप चली गई है तो ये कहीं ना कहीं कुछ करना है, उन्होंने एक दिखाना है और एक हमले करने। हालांकि इन हमलों का एक लड़ाई के आउटकम पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक अमेरिका की साख पर असर पड़ेगा और दूसरा वो देश अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप शांति जल्दी कीजिए। वो वैसे इतना नहीं बोलते, लेकिन जब वो हम उनके ऊपर हमले हो रहे हैं
तो एक अलग किस्म का प्रेशर बिल्डअप होगा। और जो इजराइल के अटैक हो रहे हैं वो इस समय मेरे ख्याल से नेक्स्ट लीडरशिप पर अटैक करेंगे, या फिर उनकी मिसाइल साइट्स, ड्रोन्स का भंडार, मिसाइल का भंडार और मिसाइल और ड्रोन की फैक्ट्रीज के ऊपर हमला करेंगे ताकि उनकी लड़ने की क्षमता को खत्म किया जा सके। प्रिया जी। लेविना भी हमारे साथ दुबई से जुड़ चुकी हैं। लेविना, चूंकि बताया जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव तो बरकरार है ही, लेकिन अब टारगेट हर एक इलाके को किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति वहां की क्या बनी हुई है, एक बार अगर आप अपडेट दे पाएं दर्शकों को। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जैसे मैं आपसे बात करने लगी थी उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ आ रही थी। ये कल रात से आवाज़ आ रही है एंड आप फ्लाइट रडार कोई ऑन करके भी देखे तो रिफ्यूलर्स दिख रहे हैं, विच मीन्स फाइटर एयरक्राफ्ट आर एक्टिव एंड अल दाफरा इज़ वेरी क्लोज टू माई होम। तो कल से एटलीस्ट यहाँ पे मैंने 60 इंटरसेप्शंस सुने हैं, कोई मेजर ब्लास्ट नहीं बट 60 इंटरसेप्शंस सुने हैं। आज यूएई ने कंफर्म किया है कि 541 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए हैं। ये ज़्यादातर शाहिद ड्रोन्स हुए हैं। इसमें से काफ़ी वीडियोस आई थी जो दुबई में हिट की हैं एंड आज फिर शारजा की भी मिली वीडियोस ऑनलाइन आई थी। यहाँ पे डेथ्स भी हुई हैं, 3 लोग मरे हैं। एक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक पाकिस्तानी है, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी एंड 58 पीपल वर इंजर्ड। इसके अलावा कुवैत में भी एक डेथ हुई थी और 32 पीपल वर इंजर्ड। इन टोटल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड मिडल ईस्ट एटलीस्ट जीसीसी में 100+ लोग इंजर्ड हैं एंड एटलीस्ट क्लोज टू 10 पीपल किल्ड। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि यूएस हैज़ एक्सेप्टेड, यूएस सेंटकॉम हैज़ एक्सेप्टेड कि दे हैव लॉस्ट 3 सोल्जर्स एंड आई वोंट रियली बी सरप्राइज क्योंकि कुवैत और कतर में आपने देखा होगा द काइंड ऑफ वीडियोस। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दिस हियर बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द लैंड, द लॉज ऑफ द लैंड। जो वीडियो शूट करना यहाँ पे अलाउड नहीं होता। अगर जैसे मैंने अभी फाइटर जेट देखी, if I spot one, I'm not supposed to talk about it on social media. I'm not supposed to shoot, I'm not supposed to record any videos. तो इसीलिए कुवैत और सऊदी से आपने देखा होगा बहुत कम वीडियोस आई हैं। यूएई एंड बहरीन एंड कतर जहाँ पे थोड़े और रिलैक्स लॉज हैं वहाँ से ज़्यादा वीडियोस आई हैं। बट आई डू बिलीव बिकॉज कुवैत में और कतर में देयर आर क्लोज टू 13,000 सोल्जर्स और कुवैत में अमेरिका के 4 बेसिस हिट हुए हैं कंपेयर टू कतर में 1 और यूएई में अल दाफरा में। इंटरेस्टिंगली यूएई में ईरान ने ना सिर्फ अल दाफरा यूएस बेस पे अटैक किया, 2 पोर्ट पे भी अटैक किया, जबल अली पोर्ट दुबई में और फुजैरा पोर्ट। लेविना, आप अपनी बात पूरी करिएगा लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान के टीवी चैनल पर अटैक किया गया है। ये वही टीवी चैनल है जिसने सबसे पहले खामनेई के मौत की पुष्टि की थी और ईरान के टीवी चैनल पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर बता दें जहां पर देखिए लगातार अभी भी अटैक जारी है और ये इजराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से भी बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है कि अभी भी जंग रुकने वाली नहीं है। या तो ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए और अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आता है तो ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। कर्नल एस के मलिक, ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई आइए बातचीत कर लीजिए। दावा यह भी किया गया कि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन क्या अब ईरान इस वक्त मौजूदा स्थिति में है कि वो बातचीत करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रिया जी, थैंक यू एंड जय हिंद। देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है, आज इस ऑपरेशन 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन के ऑपरेशन के बाद अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा। देखिए, अगर बातचीत की टेबल पर आना होता तो 2 दिन पहले जब बातचीत टूटी थी तो ही क्या कभी थी। लेकिन इस चीज को देखते हुए कि जब ऑपरेशन आगे बढ़ता है, स्थितियां बदलती है, टैक्टिक्स भी चेंज होती है। अभी आज की डेट में चूंकि ये खबरें ऑलमोस्ट रिलायबल सोर्सेज से पता चल रही है कि खमेनी इज नो मोर, खमेनी को एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके बाद से ईरान किसी भी कंट्री के अंदर जब टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाता है तो चूंकि स्थितियां युद्ध की पहले से ही बनी हुई थी, कई महीनों से इस ऊहापोह की स्थिति चल रही है, तो निश्चित रूप से वहां पे सेकंड लाइन ऑफ सक्सेशन तैयार होगा।
इसी तरह से वहां के आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, कुछ उसमें से न्यूट्रलाइज भी हुए हैं, बाकी कमांडर्स उनकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अभी आज की स्थिति में यह कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी कि वो टॉकिंग टेबल पे आ जाएगा। टॉकिंग टेबल पर आने का मतलब है कि वो सारी बातें मानना जो अमेरिका कल तक उनको बोल रहा था, यानी परसों तक बोल रहा था। कल रात यानी परसों रात हमने ये बात खबर सुनी थी कि बातचीत जेनेवा में फेल हो चुकी है। तो ये सब वो कंडीशन है कि जो कंडीशन को मानने के लिए ईरान मुझे नहीं लगता तैयार होगा किसी भी कीमत पर। ज्यादा से ज्यादा आज की जो हालत है वो ये हो कंडीशन हो सकती है कि न्यूक्लियर एनर्जी के मुद्दे पर वो बात कर सकता है, और ये कहने पर, जैसे कि उसका पहला स्टांस था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी अगर डेवलप कर पाते हैं फ्यूचर में तो हमको पीसफुल यूज के लिए और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए करेंगे। और बाकी चीजें जो कि उसकी गले की हड्डी बनी हुई है, जिसको कि यूएस एंड इजराइल 100% चाहते हैं, उस पर मुझे नहीं लगता कि वो बात भी करने के लिए तैयार होगा। जी एसके मलिक साहब, लेकिन क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है, नेगोशिएट हो सकता है कुछ, कि भाई अगर वो बातचीत की टेबल में आता है तो कुछ एक बीच का रास्ता सब मिलकर निकालें? प्रिया जी, मुझे लगता है कि देखिए कि समस्या का हल तो अल्टीमेटली बातचीत से होता ही है। बात यह है कि बातचीत का माहौल, वो प्लेटफॉर्म किस लेवल पे आता है। अभी अगर बातचीत की इतनी आसान चीजें होती तो ये बातचीत से सुलझ गया होता। अभी मुझे लगता है कि इजराइल और यूएसए अपने असेसमेंट में वो क्लियर हैं कि ईरान अभी कुछ दिन बिल्कुल नहीं मानेगा, और जब तक कोलेटरल डैमेज यानी मैन, मटेरियल और रिसोर्सेज का नहीं होगा, और जब तक ईरान की जो वहां की करंट हायरार्की है या वहां का रिजीम है वो इस बात को नहीं मानेगा कि यस हम अब ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जब वो स्क्वीज फील करेंगे, उस टाइम वो शायद बात करने की पेशकश करें। आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि जो कन्फ्रंटेशन चल रही है इसके अलावा, ये आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता है। आज की डेट की बात कर रहा हूं। जी ब्रिगेडियर शारदेंदु, जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, और बहरीन में तो बताया जा रहा है कि जो यूएस का 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है उसे टारगेट किया गया। क्या ये एक तरीके से लगातार ईरान की तरफ से भी प्रेशर बनाने की कोशिश है कि भाई हम भी कमजोर नहीं हैं, हमारे सुप्रीम लीडर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी हमारे सामने रास्ता बचा हुआ है? देखिए, ईरान जिस तरीके से युद्ध को लड़ रहा है, मेरा मानना है कि उसके जितनी भी स्ट्रेंथ थी ईरान की, वो सारी की सारी खोखली साबित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब अमेरिका ने पहले दिन स्ट्राइक किया, 200 टारगेट स्ट्राइक किए, तो उसके रिस्पांस में ईरान ने देखिए 7 से 8 कंट्रीज के में जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे उस पर अटैक किया, लेकिन अटैक का कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं निकला। इन द बार्गेन उसने और अपने ऊपर हमले बुलवाए, लिहाजा ये हुआ कि एक अटैक के अंदर उसके टॉप के 40 लीडर मारे गए, और जिसमें अयतुल्लाह खमेनी भी शामिल थे। इतनी बड़ी लीडरशिप। मैं आपके पास लौटूंगी सर, अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। सीसीएस की जो मीटिंग हो रही थी जंग को लेकर, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए अपडेट ले रहे हैं ईरानी जंग पर। पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक हुई है जहां गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर विदेश मंत्री भी हैं, और निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल। जंग को लेकर तमाम अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव है, लेकिन भारत में भी सुरक्षा को लेकर इस वक्त एक बड़ी मीटिंग चल रही है, और ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर। सीसीएस की मीटिंग हो रही है, और ये तस्वीरें आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से आई हुई तस्वीरें हैं। जी शारदेंदु जी, अपनी बात पूरी करें। जो मैं कह रहा था कि जो ईरान के दावे इसलिए खोखले साबित होते जा रहे हैं कि उनके जो डेसिपेशन ऑफ रिसोर्सेज की है, आपने 7-8 कंट्रीज में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया, लेकिन रिजल्ट बहुत नहीं निकला। उसके एवज में आपकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। एक ऐसा कंट्री जिस विद इन 24 आवर्स आपका टॉप लीडरशिप मारा जाता है, अंदेशा लगाया जा रहा था कि अटैक हो गए, आपने अपनी सुरक्षा को पुख्ता क्यों नहीं किया? आपने ऐसे समय पे अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया जब आप अंडर स्ट्राइक हैं, तो आपकी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो आपकी थी बैलिस्टिक्स और ड्रोन, आपने उसको डेसिपेट किया, कोई सब्सटेंशियल टारगेट इंगेज नहीं किया, और सारे के सारे इंटरसेप्ट हो रहे हैं, रिजल्ट निकला कुछ नहीं। और साथ में जब आपने यूएसएस अब्राहम लिंकन पे अटैक किया, तो उसके एवज में अमेरिका ने देखिए आपके 9 जंगी बेड़ों को धाराशायी कर दिया, डुबो दिया। आपकी एयरफोर्स एग्जिस्ट करती नहीं, नेवी बहुत ही ब्लू वाटर नेवी तो दूर की बात है, उनके बड़े बेसिक लेवल के नेवी है, इसलिए आपके युद्ध पोत डूब रहे हैं। दूसरी आपकी स्ट्रेंथ थी आपके प्रॉक्सीज आपकी डेट में सारे के सारे मार्जिनलाइज हैं, लिहाजा आप उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और तीसरा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रशिया
चाइना और नॉर्थ कोरिया, वो आपकी खुल के मदद में नहीं आए। तो पूरा जो आपका जो लड़ने का ताना बाना था वो कमजोर साबित हुआ। टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, तो आज की डेट में आप बैकफुट पे हैं, डिमोरलाइज्ड आर्मी है। आप कहां स्ट्राइक करेंगे, क्या टारगेटिंग करेंगे, ये क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा आपके ऊपर लगातार स्ट्राइक हो रही। अभी आपने जैसा बताया उनके टीवी स्टेशन पे हमला हुआ। टीवी स्टेशन पे हमला करने का मतलब कि जो कम्युनिकेशन है आपके जो मिलिट्री लीडरशिप का, जो जनमानस के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो आगे आने वाले दिनों में ये हमले जारी रहेंगे और अमेरिका और इजराइल इस मोमेंटम को नहीं जाने देगा। उनका एक चढ़ते हुए ऑपरेशन को वो कल्मिनेशन तक ले जाएंगे, जिसमें चेंज ऑफ रिजीम शामिल है, जिसमें आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नेस्तनाबूद करने की बात है और एक ऐसी सत्ता लाने की कोशिश करेंगे जिससे जो कि प्रो अमेरिकन हो। और वहीं जो ईरान है उसकी टारगेटिंग सही नहीं हो रही है, वो अपने रिसोर्सेज को डेसिपेट कर रहा है। और आपने तमाम मुस्लिम देशों को स्ट्राइक करके, हालांकि आपका मकसद अमेरिका बेसिस को टारगेट करना था, लेकिन जब आप दुबई, कतर, बहरेन और कुवैत में आप सिविलियन टारगेट एंगेज करते हैं, तो वहां पे एक एंटी ईरान माहौल क्रिएट आपने कर दिया। आप अब स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है अगेंस्ट मुस्लिम हो रही है, आप मॉस्क के ऊपर लाल झंडा फहराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी पूरे मिडिल ईस्ट में, जो शिया और सुन्नी का जो डिफरेंस था वो ब्लर्ड हो रहा था। लेकिन इस लड़ाई, इस ऑपरेशन में जो चल रहा है, इससे ये डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की डेट में सऊदी अरेबिया आपके अगेंस्ट हो गया, यूएई आपके अगेंस्ट हो गया, कतर आपके अगेंस्ट हो गया, ओमान आपके अगेंस्ट होता चला जा रहा है, और साथ में कुवैत। तो ओवरऑल मिडिल ईस्ट में जो आप एक लीडरशिप प्रोवाइड करने जा रहे थे वो डिसिपीट हो गई। आपके अयतुल्लाह खमेनी निपट गए। बिल्कुल, मैं सर आपको रोकूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इराक में हथियार डिपो पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया है। इरबिल में ईरान ने हमला किया है, जहां पर हथियार डिपो है उसे निशाना बनाया गया है। यहां तक कि रिहायशी इलाकों में मिसाइल दागी गई थी, हालांकि उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इराक में हथियार डिपो पर ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा अटैक किया गया और लगातार कल से ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रियों को वो टारगेट कर रहा है और इसी कड़ी में इराक में हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। हालांकि इसके साथ ही रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया पहले ही। वहां पर फिलहाल देखिए किस तरीके से ये अटैक हुआ है, जहां पर इराक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा है, जहां पर डिपो बना हुआ है, सारे हथियार रखे जाते हैं, उसे अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। और अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि अब एक तरीके का ईरान ऐसे माहौल क्रिएट कर रहा है कि सब उसके अगेंस्ट आकर खड़े हो जाएं। जनरल सोई, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में तनाव है, लेकिन भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही है, दुनिया भर में इसका असर पड़ने जा रहा है। भारत के रिश्तों में इसका कितना असर होने वाला है? देखिए, ऐसा कि सीसीएस की मीटिंग काफ़ी अहम रहती है, काफ़ी जब इम्पोर्टेंट मुद्दे, खास तौर से अब देखिए रात को 9 बजे बुलाई गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस के हो गए, होम मिनिस्टर हो जाता है, फाइनेंस, एमईए सभी के रेप रहते हैं। और इस समय में जो जंग का असर कई मुद्दों में पड़ेगा भारत के ऊपर, चाहे वो हमारे इकोनॉमी हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, हमारे भारतीयों की सुरक्षा का माहौल हो, या हमारी शिपिंग की सुरक्षा हो, या वहां पर जो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप इन देशों के साथ कैसे मैनेज करें। क्योंकि जब लड़ाई इतनी भयंकर चल रही है और मध्य पूर्व के काफी देश चपेट में हैं, ऐसे में भारत के संबंध देखा जाए तो सभी देशों के साथ अच्छे हैं। मध्य पूर्व के देश ईरान के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ हमारे संबंध है। ऐसे में एक काफी नाजुक स्थिति रहती है कि हम उसको कैसे बैलेंस करते हुए आगे बढ़े। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इसका आउटफॉल और क्या हो सकता है, अगर गल्फ और हॉर्मुज बंद हो जाता है जैसे उन्होंने बंद कर दिया, इसका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा, इसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। अगर हुथी एक्टिव हो जाते हैं, रेड सी भी बंद किया जाता है, तो वहां पर भी हमारे शिप्स हैं, क्या हमारी नेवी को और एग्रेसिव और अलर्ट होने की जरूरत है। ये काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं आई एम श्योर कि काफी डिटेल में चर्चा की गई होगी। प्रिया जी, लेविना, क्या यूएई की तरफ से भी कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है? डेफिनेटली स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, बट आई वुड गो बैक टू 2022 में ईरान ने क्या किया था, आईआरजीसी ने बहुत सारे फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर 4 से 5 दिन लगातार ड्रोन अटैक किया था अबू धाबी पे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम अबू धाबी वाज कमिंग अंडर डायरेक्ट अटैक, द कैपिटल ऑफ यूएई।
तो उसके एक हफ्ते बाद, यू वोंट बिलीव इट, यहाँ के NSA जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो ईरान गए, वहाँ पे अपनी एम्बेसी रीओपन की, विच वाज ओपनिंग आफ्टर 5 years. सो एंड सबको लगा चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन साथ ही UAE ने इसराइल को अप्रोच किया आयरन डोम के लिए. सो यू नो, UAE might not show it, but मेरे को ये पक्का है कि behind the scenes there are a lot of action happening, and right now UAE and Oman are one of the best countries, you know, जो इसमें mediate कर सकती हैं, because UAE maintains excellent relations with Israel. तो ये है कि ईरान एंड इसराइल के बीच में अच्छा एक मीडिएटर UAE बन सकता है. यू मेंशन्ड सिविलियन एरिया. येस्टरडे पाम जुमेरा में अटैक हुआ था, और उसकी वजह से यू नो, I mean, that blast जहाँ पे शाहिद ड्रोन, पाम जुमेरा is one of the posh areas of Dubai. वहाँ पे nobody was expecting a hit, and when it hits the civilians, everyone gets shocked, क्योंकि जब तक अल दाफरा और पोर्ट्स की बात थी, it was still acceptable. लेकिन पाम जुमेरा में शाहिद ड्रोन का अटैक, लेटर यू नो बहरीन में भी एक होटल में अटैक हुआ, उसी के साथ विदाउट क्लियरिंग कहाँ पे, UAE की बहरीन में ईरान ने, IRGC ने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि हमने US के कमांडर पे अटैक किया है होटल में. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उसी के साथ विद इन एन आवर और हाफ एन आवर ऑफ दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी एज फार एज आई नो हाई सी में 150 शिप्स आर देयर, और UAE और ओमान की तरफ 100 टैंकर्स आर देयर. तो ये सब वर्ल्ड ओवर ऑयल ले जाने वाली शिप्स हैं. And we all know Strait of Hormuz is a trade choke point, actually oil choke point. And यहाँ पे इससे पहले भी ईरान ने proxies के थ्रू लिम्पिट माइंस नाम की एक चीज यूज की थी शिप्स पे अटैक करने के लिए. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, दिस वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी ने लिम्पिट माइंस को यूज किया था. एंड ईरान यू नो मे नॉट बी कन्वेंशनली दैट गुड, बट ऐसी प्रॉक्सीज रख के ऐसे इनडायरेक्ट वॉर्स करने में ईरान इज गुड. और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज इट नोज यहाँ पे एक बॉटल नेक है, तो जो शिप्स हैं उन पे वो टारगेट जरूर कर सकते हैं. इनफैक्ट एज आई स्पीक, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, US एंड UK की टैंकर्स पे अटैक हुआ है. उनमें से एक शिप में 15 इंडियन सेलर्स थे. बिल्कुल, एक बार फिर से ये बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर CCS की बड़ी बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो मौजूदा हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए इसको लेकर ब्रीफ किया जा रहा है. ब्रिगेडियर शारदेंदु, आपकी बात चूंकि अधूरी रह गई थी, अपनी बात भी पूरी करिएगा. जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब ईरान अपने लिए ही और मुश्किलें खड़ा करता जा रहा है, जो सेंटिमेंट्स उसके लिए बने थे अब वो इसके अगेंस्ट काम करने शुरू हो जाएंगे, तो क्या ऐसे में ईरान ने अपने लिए ही मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा ली हैं? देखिए, जिस तरीके से ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है. आज की डेट में उसको अपने रिसोर्सेज को डिसिपेट नहीं करके एक कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करना पड़ेगा, और उसकी जो मुख्य एनिमी है वो है इसराइल. अगर आप अमेरिकन बेसिस के पीछे पड़ेंगे तो ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और इन रिटर्न तमाम तरीके के स्ट्राइक आप और इनवाइट करेंगे. आपका पूरे मिडिल ईस्ट में आपको जो चैलेंज करता है वो इसराइल आपके न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करना चाहता है, आपके सत्ता परिवर्तन चाहता है, अमेरिका के साथ मिलकर तमाम तरीके की रणनीति बनाता है, और पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरीके का अमेरिका का कब्जा, वर्चस्व को कोई इनिशिएट करता है या जो सब्सटेंशिएट करता है वो है इसराइल. तो लिहाजा आपको अपने सारे रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट करके एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने मेन एनिमी को टारगेट कर सकें, और वो है इसराइल. इसराइल को टारगेट करने के लिए आपके पास तमाम ऑप्शन है. आपके पास रेड सी का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास नॉर्थ इराक से आप जा सकते हैं, और तमाम आपके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल आपने डेवलप की है जो आप स्ट्राइक कर सकते हैं तल अवीव, और तमाम ऐसे टारगेट कर सकते हैं जिससे कि इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. लेकिन आपने जो नीति बनाई वो आपने अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक किया. हालांकि तल अवीव पे जब तक आप पहुंचे तब तक उनका जो 4th tier सिस्टम एयर डिफेंस है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट था. तो आपको कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, और अगर आपको युद्ध में बने रहना है तो आपको कंसंट्रेटेड फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. आप इस तरीके से सारे के सारे 7 या 8 कंट्रीज पे अटैक नहीं कर सकते. अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि USS अब्राहम लिंकन को टारगेट करना, तो आपकी मिसाइल वहां डायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सब्सटेंटिव लुक्रेटिव टारगेट है. अगर आप उनके अब्राहम लिंकन को टारगेट करते हैं तो वहां पे 400-500 US सैनिक हैं.
आप उनको टारगेट कर सकते हो और एक बहुत बड़ा ह्यू एंड ट्राई क्रिएट कर सकते हैं। तमाम तरीके के सर मैं एक बार फिर से आपको ऑपरेशनल प्लानिंग रोकूंगी। पे इसी ध्यान बीच जी इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने यूएई पर हमलों की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है जहां पर वो बता रहे हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट से उन्होंने बात की। स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई माय ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि उन्होंने बात की है और प्रधानमंत्री ने उन्हें ब्रदर कहकर संबोधित किया। स्ट्रांगली कंडेम्ड द अटैक ऑफ द यूएई एंड कंडोलेंस द लॉस ऑफ लाइव्स एंड दीज अटैक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि यूएई के प्रेसिडेंट से उनकी बात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है इस अटैक की, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि ये कहा है सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने ब्रदर कहकर संबोधित किया है यूएई के प्रेसिडेंट को। पीएम मोदी ने यूएई पर हमलों की कड़ी निंदा की है और देखिए निंदा इसलिए भी हो रही है कि जिस तरीके से अब ईरान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया तो फिर वो पूरे मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, खास तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से खामनेई की मौत हुई, उनकी हत्या के बाद एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और जो सीधे देखिए जिस तरीके से खामनेई की मौत को शहादत की तरह भी पेश किया गया, एक इमोशनल आप कह सकते हैं पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई। और भारत में सीसीएस की मीटिंग भी हो रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने यूएई पर हमलों की कड़ी निंदा की है और उन्होंने ये बताया है कि यूएई के प्रेसिडेंट से उन्होंने बात की है जहां पर उन्होंने कड़ी निंदा की है जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट जनरल सोई, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट क्या मैसेज देता है? क्योंकि एक तरफ तो भाई सवाल ये भी हो रहा है कि ईरान को लेकर जो हुआ है भारत का स्टैंड क्या है, लेकिन उस पर तो अभी तक भारत ने कुछ नहीं कहा है। उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन इस जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये मैसेज है इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत और यूएई के संबंध बहुत ही गहरे हैं। 40 लाख से ज्यादा भारतीय वहां रहते हैं, काम कर रहे हैं और जो ट्रेड के हिसाब से भी दोनों का बहुत गहरे संबंध है और एक तरह से एक जबरदस्त कनेक्ट है। और यही कारण है कि देखिए कि जो एक बार अनेकों बार हो गए और हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारा ऑयल इंपोर्ट, ये सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री की जो सॉलिडरिटी है, ये सीसीएस मीट के बाद जो निकल के आया है, ये सब दिखा रहे हैं कि हमारा स्टैंड है और आज हम भी युद्ध के खिलाफ है, शांति के साथ है और किसी प्रकार के इस तरह के आक्रमण जो सिविल एरिया में है या सिविलियन कैजुअलिटीज है उसका बिल्कुल भारत का स्टैंड शुरू से स्टैंडर्ड स्टैंड रहा है, वही आज भी नजर आ रहा है। प्रिया बिल्कुल एसके मलिक साहब, क्योंकि इस वक्त देखिए चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो भारतीय हैं, बाहर दूसरे देशों में और वहां लगातार हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई के साथ देखिए प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा भी किया है कि जिस तरीके से भारतीयों के साथ वो खड़े हैं, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार उन्होंने ध्यान रखा है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर बात हुई है। लेकिन भारतीयों को वहां से निकालना, क्या अब ये जरूरत आ पड़ी कि उन्हें निकाला जाए वापस? प्रिया जी, देखिए जो ईरान जो यूएई और दुबई की तरफ अटैक कर रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी साइजेबल, जैसे कि सर ने बताया, बहुत साइजेबल स्ट्रेंथ भारत की रहती है। इसमें टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, सभी स्पीयर के सभी डोमेन के वर्कफोर्स वहां पे अवेलेबल है। देखिए, सबसे अच्छा भारतीय पॉपुलेशन के साथ किसी भी देश में जाए वो देश इसलिए कंफर्टेबल पाता है कि भारतीय जहां भी जाते उस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके साथ साथ अपने देश को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा, हमारी जो वर्कफोर्स होती है दुनिया में वन ऑफ द डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स मानी जाती है। इसके साथ एक्सपर्टीज उनकी इस लेवल की होती है कि वहां का कोई भी देश उनको एक तरह से नहीं चाहेगा कि वो अपने देश वापस जाए। लेकिन आज जैसी स्थिति में, जैसे कि वहां पर अटैक हो रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी टू प्रीमेटिव टू से कि उनको वहां से विड्रॉल, वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है। कारण ये होता है कि देखिए, जब भी ऐसी चीज होती है, और ईरान आजकल क्या कर रहा है, ईरान एक तरह से टैक्टिकल मिस्टेक कर रहा है कि अपने जो देश उसको सभी साथ दे सकते हैं या जेन्युइन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं या मीडिएशन कर सकते हैं, वो उन देशों से भी दुश्मनी ले रहा है, शायद ये सोचते हुए इस गार्ड के अंदर कि अगर मैं यहां इन देशों के लोगों को, मैं सिविलियन को परेशान करूंगा
तो वहां के लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे और अल्टीमेटली इजराइल और यूएस के ऊपर प्रेशर बनाकर इस ऑपरेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी शायद वो स्थिति नहीं आई है, जरूर एक डिस्टर्बेंस की स्थिति हमें दिख रही है। जी प्रिया जी। जी बिल्कुल